यहाँ वो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। कानून साजी सोसाइटी को हमवार वाजन करने के लिए की जाती है। आजकल तो कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर भी 30 के आसपास ही चल रहा होता है। अभी आमिर खान जरा फिल्में और ड्रामे बनाने में मसरूफ है। कोई भी ऐसी चीज जो ब्लड के अंदर गई है तो वो तो नुकसानदेह केमिकल रिएक्शन है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में, और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम खान। मेरे साथ मौजूद हैं सैरिश। सबसे पहले तो यौम आज़ादी आपको एक दिन बाद जो है वो मुबारक हो। कल भी मुबारक है। फिर से मुबारक हो। कल भी आपने मुझे मुबारकबाद दी। जी बिल्कुल, कल भी मुबारक, आज भी मुबारक, और अब तो ये पूरा महीना जो है वो आज़ादी का महीना है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज़ादी की फ़िज़ा जो है और वो जो खुशबू है आज़ादी की वो इस पूरे महीने में चलती रहे। लेकिन इस वक्त हमारा पड़ोस जो है वो यौम आज़ादी मना रहा है, जबकि कश्मीर में यौम सियाह मनाया जा रहा है, और हम कश्मीर के साथ मौजूद हैं क्योंकि वो हमारी शहरग है। और आज के दिन की आगाज़ सैरिश अगर आपकी नज़्म के साथ आप करना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिए। नहीं, भरपूर मौका। अच्छा चलो मैं पढ़ लेता हूँ, कोई मसला नहीं है जी। तो नाजरीन, बड़ी खूबसूरत नज़म के चंद अशार आपकी नज़र करते हैं, जिसके साथ हम इस साल को शुरू करेंगे, जो कि 77वां साल पाकिस्तान का चल रहा है, और अल्लाह करे ऐसे सैकड़ों साल जो है वो चलते रहे। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो, यहाँ वो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। खुदा करे न कभी खम सरे वकार वतन, और इसके हुस्न को तशवीश माह साल ना हो। हर एक खुद तहजीब फन का ओजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ताहाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो। क्या बात है आपकी फ़हीम, ज़बरदस्त, और बड़ा अच्छा लगता है। और हमने देखा कि जिस तरीके से अवाम निकले सड़कों पर, हम जिंदा कौम हैं, भरपूर तरीके से हमने आज़ादी का जश्न मनाया है, और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क इसी तरह फलता फूलता रहे, तरक्की करता रहे, और हम इन्हीं आज़ाद फसाओं में सांस लेते रहे, और आगे बच्चों के हाथ में इस मुल्क की बागदौड़, जिन्होंने आगे इस मुल्क को संभाला। तभी तो कहते ना, बच्चों संभाल के रखना इस मुल्क को। तो जनाब, अब हम आगे बढ़ेंगे इसी अच्छी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे, यूं ही तरक्की करता रहे। अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। अनवारुल हक काकड़ ने वजारत उज़्मा की निगरानी संभाल ली। सिंध में मकबूल बाकर के नाम पर इत्तफाक। बलोचिस्तान में निगरान सेटअप पर सोच विचार, हुकूमतों का अहसन तरीके से जाना, और आइन के तहत निगरान हुकूमत का आना जमहूरियत का हुस्न है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के चार्ज संभालते ही पहला इम्तिहान। MD कैट तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। तलबा ने वज़ीर आज़म को इंतखाबात मुलतवी करने के लिए ख़त लिख दिया। इस मामले में अनवारुल हक काकड़ क्या इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मुसन्निफ, शायर, तारीखदान और जदीद उर्दू के बानी अकील अब्बास जाफरी की खिदमात का एतराफ़। हुकूमत ने लेजेंडरी अदीब को सिविल अवार्ड के लिए नामजद कर दिया। पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड आज दुनिया बोल है के मेहमान होंगे। और कॉस्मेटिक सर्जरी ज़ाहिरी शख्सियत के लिए मुफीद, ज़हनी शख्सियत के लिए नुकसानदेह। नई तहकीक ने सोच के नए दरीचे खोल दिए। हकीकत क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज दुनिया बोल है में। तो ये तो हैं जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, और बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो रिसर्च सामने आई है इसके क्या असरात हैं ज़हनी सेहत पर, और वैसे एक इंसान की शख्सियत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। अगर ये कॉस्मेटिक सर्जरी खराब हो जाए तो बस फिर वो हमेशा मैं तो कहता हूँ जी, अगर कॉस्मेटिक्स भी खराब हो जाए तो भी जो है उसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल, अगर एक्सपायर कॉस्मेटिक्स आपको मिल जाए। खैर, जश्न आज़ादी मुबारक। यौम आज़ादी के रंग में पूरी कौम ने जोश जज्बे से पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह मनाई, और ट्रेंड में सार्फिन पाकिस्तान से इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं और मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं। ट्रेंड में 1,67,000 से ज़ायद सार्फिन ट्वीट कर चुके हैं, क्योंकि इस वक्त हम एक कौम होकर आगे बढ़े हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि ये आज़ादी नहीं मनानी है, और उन्हें बड़ा ही ज़बरदस्त और करारा जवाब दिया है कौम ने इस ट्वीट के ट्रेंड के जरिए। क्यों सारी साहिबा? बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जश्न आज़ादी मुबारक टॉप ट्रेंड में शामिल है, और क्या हरा और सफ़ेद रंग
हर जगह नजर आ रहा था, अपने परचमों की बहार थी और हर किसी ने अपने अंदाज में, यहाँ तक कि माइनॉरिटीज ने, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें सिख बरादरी है जो कि अपने बच्चों के साथ जश्न आज़ादी मना रहे हैं। और ये भारत के लिए एक जवाब है कि देखें कि हमारे माइनॉरिटीज को एक पूरे हकूक हासिल है कि वो खुलकर अपनी मर्जी से आज़ादी भी मना सकते हैं और जिस तरह चाहे रह सकते हैं, उनको किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि देखिए 84 के बाद तो सबको ही पता चल गया है कि सिखों के लिए क्या, माइनॉरिटीज़ में किसी के लिए भी जो है वो इंडिया सेफ नहीं है। 84 में जो इंडिया में हुआ सिखों के साथ वो सबको ही मालूम है, खालिस्तान की तहरीक चली है। लेकिन अगला जो इस वक्त हमारे पास ट्रेंड चल रहा है वो भी इसी से रिलेटेड है और ये है जी यौम सियाह का ट्रेंड है, जो कि यौम कश्मीर जो है मनाया जा रहा है। हर साल की तरह कश्मीर आज भी भारत के यौम आज़ादी पर यौम सियाह मना रहे हैं। ट्रेंड में सार्फिन भारतीय जुल्म और ज्यादती के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। दूसरी जानिब कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरी भारत के जुल्म और जबर के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही हैं, घर घर से स्याह परचम लहराए जा रहे हैं। ट्रेंड में अब तक हजारों सार्फिन ने ट्वीट कर दिया और ये भारत का ये वो घिनौना चेहरा है सहरिश, जो कि भारत अपनी चमक धमक और अपने बॉलीवुड के पीछे हमेशा छुपा के रखने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये अया हो चुका है, ये बेनकाब हो चुका है और जहां जहां मौका मिलता है और किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम ये कोशिश करते हैं कि भरपूर तरीके से इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि जब तक जालिम के हाथ नहीं रोके जाएंगे, जुल्म नहीं रुकने वाला, तो जितनी भी ताकतें हैं हम उनको ये बावर कराते हैं कि ये देखें खुदारा ये जुल्म हो रहा है। आप ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो इंसानियत के साथ जहां पर ज्यादती हो रही है वहां पर अगर आप जालिम के हाथ नहीं रोकेंगे, दैट मीन्स कि आप जालिम के साथ हैं। एग्जैक्टली जी, खामोशी भी जो है वो उसका साथ देना ही है। खैर सहरिश 5 साल जो है वो असेंबली ने पूरे कर लिया है। फाफिन यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने मुल्क के 15वीं कौमी असेंबली से मुताल्लिक कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी, सियासी, अदालती और आईनी बहरान के बावजूद असेंबली ने अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ली है और इसी दबाव के मुकाबले में क्या कानून साजी में साबका 3 असेंबलियों को पीछे भी छोड़ दिया है। बड़े जबरदस्त ये तकरीबन 1-1.5 साल का ये वक्फा था जो कि गुजरा, जिसमें हमने देखा कि भरपूर तरीके से कानून साजी भी हुई और फाफिन ने तमाम हक़ाइक़ बताए भी। इसी पर बात करने के लिए तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगारी साहब, रिपोर्ट आपने भी मुलाहिज़ा की है, किस तरह देखा आपने इस रिपोर्ट को? इस रिपोर्ट ने जो बात बताई है कि वो सबसे अहम बात तो यही है कि कानून साजी है जो कुछ गुज़श्ता 1.5 साल में हुई है। अच्छा, कानून साजी सोसाइटी को हमवार मुतवाज़न करने के लिए की जाती है और जहाँ रुकावटें हों उन रुकावटों को दूर किया जाता है। लेकिन ये कानून साजी जो है इसने सोसाइटी में लगता ये है, बादियों नज़र में ये लगता है कि अदम तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की है, बल्कि आमदन पैदा भी किया है। और ये कानून साजी जो है वो बड़े पैमाने पर राय अम्मा को मुतहरिक किए बगैर, राय अम्मा से रजू किए बगैर और अवाम की आरा को शामिल किए बगैर, इन कवानीन पर कोई अवामी मबाहिस के बगैर ही ये कवानीन पास किए गए, जिनके बारे में अभी तक अवाम भी बेखबर हैं। और उसके साथ साथ जिन कानून साज लोगों ने, जो पार्लियामेंटेरियन ने जिन कवानीन को पास किया है, मेरे ख्याल में उन्हें भी मालूम नहीं होगा कि कुछ अफराद, चंद अफराद या किसी इदारे या इदारों के लोगों को शायद मालूम हो जिनका इंटेंशन था कि ये ऐसी रुकावटें जो उनके कारोबार। लेकिन लगारी साहब, डट कर मुकाबला किया गया है और उसके साथ साथ पूरी कोशिश की गई। आप सबसे बड़ी जो इसमें इनकी अचीवमेंट है वो तो IMF से जिस तरह डीलिंग हुई और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मैं चाहूंगी कि अब ये दौर तो गुजर गया, अब आगे इनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आपको क्या नजर आ रहा है, कैसी काबीना तश्कील पाने जा रही है? मैं तो समझता हूँ कि एक इंतखाब जो है ये बहुत ही मुनासिब इंतखाब है और इस मौजूदा फिजा में, सियासी फिजा में जो गर्मा गर्मी है उसमें अगर कोई तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश हुई है तो ये कोशिश है कि जो अनवर हक काकड़ साहब को बनाया गया है वज़ीर आज़म, ये बहुत ही खुशाइन बात है। और काबीना भी तवक्को, बाल लोगों की ये तवक्को है कि काबीना जो है वो भी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुतवाज़िन काबीना तश्कील देने की कोशिश की जाएगी और उसकी तादाद को बहुत ज़्यादा लामहदूद नहीं किया जाएगा। बहुत ज़्यादा लामहदूद नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा लगारी साहब
कि इतने बा-इख्तियार जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो पहली मरतबा ही आए हैं। इनके पास मुआशी इख्तियारात भी जो हैं, क्योंकि अमिटमेंट्स हो चुकी हैं, बिल पास हो चुके हैं, तो ये इलेक्शन टाइम पे करवा लेंगे या अगर टाइम पे नहीं तो किस टाइम तक होंगे आपके ख्याल में इलेक्शन? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए, पहली बात ये। और जाते जाते जो साबका हुकूमत थी उसने कुछ काम ऐसे कर दिए, मसलन उन्होंने एक तो मर्दमशुमारी बहुत ताखिर से शुरू हुई और फिर उसका नोटिफिकेशन का इजरा ऐन मौके पर किया गया, फिर उसके बाद हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये काम मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी आबादी बढ़ गई है, आपको बताया जा रहा है कि 24 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, अगर आपको असर नौ हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी और सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन आप सीटें नहीं बढ़ा सकते हैं। सीटें इसलिए नहीं बढ़ा सकते हैं कि अब कोई इदारा मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट मौजूद नहीं है जिसके पास ये अख्तियार है कि वो आइन में तरमीम करके सीटें बढ़ाए। अब सीटें तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन इंतखाबी हल्का बंदियां असर नौ होंगी, जहां पर कम वोटों से कौमी असम्बली के अरकान मुंतखब होते हैं, वहां से की तादाद को बढ़ाया जाएगा और वहां पर अरकान असम्बली जो हैं उनके वोटों की जो शरह है उसको एक जैसा रखा जाएगा। तो ये कोशिशें हो सकती हैं। अच्छा लगारी साहब, एक चीज़ और भी है, मैं चाहूँगी कि ज़रा उस पर भी आप थोड़ी सी बात करें, क्योंकि अभी हमारी जो ख़ास वजारतें हैं उनमें दाखिला है, खारजा है, ख़जाना है, तो कुछ अपनी खबर दीजिए, आपको क्या खबर मिली है, कौन नाम सामने आ रहे हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि चूँकि ये हमने देखा कि वजारत उज़्मा के लिए जो 8-10 नाम चल रहे थे, जनाब इशरत लिबास साहब के नाम से लेकर जलील अब्बास जिलानी और इसहाक डार और पता नहीं किन किन लोगों के नाम पेश किए गए, लेकिन कोई नाम भी वो नहीं हो सका। और एक ऐसे नाम पर इत्तफाक किया गया है कि जिस नाम के बारे में किसी को भी तवक्को नहीं थी। अब हम लोग अगर तज्जिया करने बैठ जाएं और कहें कि फलां लोग हो सकते हैं महकूम में, तो ये हमारी तवक्कुआत के भी लगारी साहब, पूछने का मकसद ये है कि जैसे वजीर आजम साहब आए और आपने उनकी तारीफ भी की है कि हाँ ये एक अच्छा फैसला है और एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी सामने आई है, तो क्या जो काबीना बनेगी वो भी न्यूट्रल होगी या उसके अंदर भी अपने अपने ही लोग जो हैं वो लगा दिए जाएंगे? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि मुतनाज़िया लोगों को शामिल करने से गुरेज किया जाएगा। अगर गैर मुतनाज़िया ऐसे लोग हों जो सियासी भी हों तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी तो अगर सियासी थे, सेनेटर थे और एक पार्टी के रुकन थे और जाहिर है उस पार्टी का कोई ना कोई सियासी रुझान भी होगा, लेकिन उनकी शख्सियत हमेशा गैर मुतनाज़िया रही है। अच्छा, वैसे लगारी साहब थोड़ा सा अगर माजी पर नज़र दौड़ाई जाए, थोड़ा सा ज़रा शख्सियत के हवाले से आप बताइएगा। काकड़ साहब की कहा जाता है कि बड़ा ये सेंसिटिविटीज़ को समझते हैं, इनको केपी की और जो कबाइल है बलूचिस्तान की उनसे भी इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इनको पता है चीज़ों को उनको किस तरह से लेकर चलना है, हिकमत अमली क्या बनानी है। कुछ बताएंगे इनकी शख्सियत के बारे में? एक तो ये कि इस सराइकी उर्दू अंग्रेजी ये जुबानें रवानी से बोलते हैं और इन जुबानों पर इन्हें अबूर हासिल है और बलूचिस्तान की सियासत से इनका ताल्लुक रहा, के हालात को समझते हैं और हिंड्रेंस जो है मौजूद हैं, जिन जिन चीज़ों में रुकावटें हैं उनको भी समझते हैं और उन्हें दूर करने के बारे में एक रास्ता भी हमवार करने की सलाहियत रखते हैं। और का मजमूई जोग्राफिया उसके बारे में भी उनकी फहम बहुत अच्छी है। वो सिंध और पंजाब से भी अपने गहरे ताल्लुकात भी रखते हैं और उनकी दोस्तियां भी हैं और बाकी कश्मीर और खैबर अपना गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का भी इन पर एतमाद रहेगा। जो इनकी ख़ास बात यह है कि ये बात को उसकी गहराई तक जाकर समझते हैं और फिर उस बात को आगे लेकर चलते हैं और उसमें शोर गुल नहीं करते हैं। मतलब चीखने पुकारने की सियासत को फॉलो नहीं करते हैं, बड़े तहम्मुल के साथ काम लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़े ही डिटेल में जो है वो आपने काकड़ साहब की पर्सनालिटी हमें बताया। इसके साथ साथ सैरिश मैं ये भी बता दूं कि जो हमारे साबिका वज़ीर आज़म अभी शहबाज शरीफ साहब ताज़ा साबिका हुए हैं,
वो भी 7 जुबानों पर अबूर रखते थे, ऐसी बात नहीं है। काकड़ साहब को टफ टाइम देने वाले हैं वो भी, और दिया ही होगा यकीनन, क्योंकि उन्हें फ्रेंच भी आती, फिर जापानीज़ भी बोल लेते, फिर उसके बाद अरबी में तो काफ़ी उन्होंने बयानात भी दिए हुए हैं। अपने बयानात से मेरे मुराद है कि स्पीचेस, तो ये सब भी होता रहा है। खैर, सियासी मौसम से अब मेरे ख्याल में मुल्क के मौसम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। नाजरीन, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। PDMA ने 16 अगस्त तक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर से फातिमा शराजी हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद से अल्लादिता खान ने हमें ज्वाइन किया है। तो फातिमा के बारे में आपको बता दूं कि जनाब उन्हें गर्मी बहुत लग रही है, तो फातिमा को क्यों ना थोड़ा सा मौका दिया जाए कि भैया आप, फातिमा गर्मी अभी भी लग रही है या फिर बस अब ठीक है, आपसे बात हो सकती है? जी बिल्कुल बात हो सकती है। गर्मी वाकई बहुत है, जबकि महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की थी और आज इम्कान है। दूसरा, मैंने ब्लैक सूट पहना है, शदीद धूप है और हब्स बहुत ज़्यादा है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उम्मीद है कि बारिश के बाद लाइट कलर पहनना चाहिए था ना। नहीं, फातिमा यौम सिया मना रही हैं, मुझे लग रहा है कि आज वो कश्मीर के साथ जो है वो सॉलिडारिटी पेश करते हुए यौम सिया मना रही हैं। बहुत अच्छा हुआ आपने सिया पहना, हमें ही पहनना चाहिए था भाई। बस आइडिया नहीं था। जी, मौसम के बारे में अपडेट कर रही थी आप। 33 डिग्री इस वक्त चल रहा है। बारिश की क्या पेशेंगोई की हुई है? हाँ, 33 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा है, कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात ने, जैसा कि आपको पता है, कि 14 से 16 अगस्त तक पेशगोई की थी। आज 15 है। आज कुछ उम्मीद तो है कि पेशगोई जो है वो सही साबित होगी। अब तक फ़िलहाल जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स बहुत ज़्यादा है और शहरी जो हैं, जब से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है, शहरियों को ये नवीद मिल गई है, लाहौरियों को नवीद मिल गई है कि शायद जो है वो अब उनकी सुनी जाए और अब्र रहमत बरसे। लेकिन इसके साथ दुआ ये उनकी होती है कि ये जो अब्र रहमत है वो जहमत ना बन जाए। अच्छा, वैसे लाहौर में फातिमा अमूमन मैंने जो मौसम ऑब्जर्व किया वो ये है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, खासतौर पे मॉनसून में, तो बारिश फिर खुल की होती है और एकदम हो जाती है, मौसम बदल जाता है। AD खान की तरफ आते हैं। अल्लादिता, बताइएगा, आप रात से इस्लामाबाद में बारिश एंजॉय कर रहे हैं या फिर जहमत बनी हुई है? जी बिल्कुल, 13 अगस्त से इस्लामाबाद में भी शदीद मौसम गर्म था। 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक फील लाइक गया, लेकिन कल से अब्र रहमत बरसना शुरू हुई और इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो गया। जो शदीद गर्म और हबस मरतूब मौसम था उसमें दर्जा हरारत में कमी हुई और कल 14 अगस्त के दिन को शहरियों ने शाम के टाइम खूब इंजॉय किया, क्योंकि बादल खुलकर बरसे और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हुई, जिससे जल थल भी एक कर दिया। तो आज भी इस्लामाबाद में मतला जज़वी तौर पर अबरलूद है, बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। सुबह के टाइम भी इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर में बारिश हुई है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और आज के मौसम की बात करें तो हब्बस और गर्मी उसमें कुछ कमी है, हल्की हवा भी चल रही है, जिससे मौसम जो 2 दिन पहले एक हब्बस का मौसम था उसमें कमी वाक़ हुई है। अच्छा, अल्लादिता, ये बताइएगा कि नालालाई में सुना है कि तुग़यानी की सूरत हाल आ गई है, उसकी क्या अपडेट है? इलाकों में जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जिस तरह इस्लामाबाद और मार्कला हिल्स पर मूसलाधार बारिश होती है, उसकी वजह से जितने भी इस्लामाबाद के छोटे बड़े नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी आ जाती है। और इस्लामाबाद से भी 7 बड़े नाले ऐसे जा रहे हैं जो नाला लेई में जाकर दाखिल होते हैं, लेकिन अलर्ट की सूरत नाला लेई में तब जारी की जाती है जब इसकी 15 फीट से ज़्यादा सतह बुलंद हो, तब महकमा जो वासा है उसे रावलपिंडी में अलर्ट जारी कर दिया जाता है। और नशेबी इलाके जो ज़ेर आब आने का खदशा होता है उनमें भी अलर्ट जारी कर दिया जाता है। वासा और उसके साथ पाक फौज के जो 111 ब्रिगेड के जवान हैं वो भी इस रिस्क्यू के भी लोग नाला लेई के ऊपर कटारियाँ के मकाम पर पहुँच जाते हैं। लेकिन कल ऐसी सूरत हाल नहीं हुई, सतह बुलंद ज़रूर हुई है लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन नहीं थी। लेकिन इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में खूब बादल बरसे हैं। शमशाबाद में 67 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुछ जो नशेबी इलाके हैं रावलपिंडी के शहर के। AD खान, आपसे मजीद भी मौसम की सूरत हाल जानते रहेंगे और फातिमा भी हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त जो है अब्र करम बरसने के लिए तैयार है और बहुत सारे मनचलों के दिल में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि अब्र करम आज इतना बरस कि वो जा ना सकें, लेकिन हमें जाना होगा एक वक्फे के लिए, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है मैं। और सारी साहिबा, ये जो बारिश की पेशनगोई चल रही है इससे मैं आपको अभी आगाह कर दूं, क्योंकि मैं जो हूँ आपसे थोड़ा सा लेट ही पहुँचा हूँ। तो रास्ते में कराची वालों के लिए अच्छी बात ये थी कि बूंदाबांदी जो है वो बड़ी ही तेज़ी के साथ शुरू हो चुकी थी और अभी भी जो है वो उसका सिलसिला जारी है। काश मैं भी देख सकती, मैंने मिस कर दी। ओहो, कराची में तो बारिश आपको पता है, अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा इतना अच्छा वेदर है कराची का। बल्कि काम करते हैं महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछते हैं बजाय इसके कि मैं बताऊं वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब, मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि कराची का मौसम पिछले कुछ दिनों से अबर आलूद है और इस दफ़ा गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ी, जल्दी चली गई है। या फिर मैं गलतफहमी का शिकार हूँ, फिर से आ जाएगी? नहीं, फिर आ जाती है गर्मी। आपको पता है सितंबर के मिड के बाद दोबारा से निस्बतन गर्म मौसम हो जाता है और अक्टूबर का महीना तो दोबारा गर्म होता है। यानी मई के बाद अक्टूबर, मई जून और फिर अक्टूबर, ये तीनों गर्म तरीन महीने होते हैं कराची में। तो फॉर्चुनेटली जो अगस्त चल रहा है वो बड़ा अच्छा चल रहा है। उसकी वजह ये है कि समंदर के ऊपर जो सी ब्रीज़ है वो खासी फ्रीक्वेंट है, अच्छी स्पीड से है, तो उसके नतीजे में ये लो क्लाउड्स रहे हैं मुसलसल। और आजकल तो कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर भी 30 के आसपास ही चल रहा होता है काफ़ी दिनों से, पिछले दिनों से। सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा, ये कराची की किस्मत के अंदर इतनी कोई जो है बुराई चल रही है कि यहाँ का जून जुलाई भी जो है वो अक्टूबर में आ रहा है, कि अक्टूबर भी जो है वो जून जुलाई से ज़्यादा गर्म जो है वो यहाँ पर होता है। बारिश की क्या सूरत हाल है, क्या बारिश होगी? देखें, ये तो कराची की क्लाइमेट है ना, इसमें तो अब जाहिर है जहाँ जिस जगह की लोकेशन होती है उस हिसाब से उसकी क्लाइमेट भी होती है। तो उसमें अक्टूबर का महीना भी दोबारा कराची में एक तरह से गर्म होता है, धूप बड़ी तेज़ होती है। अगर आपको याद हो गो कि उतनी नमी नहीं होती, यानी वो गर्मी मई और जून के मुकाबले में इतनी तंग करने वाली नहीं होती, हब्स ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी टेम्परेचर मतलब 38, 30, कभी 40 तक दिन खासे गर्म होते हैं, रातों में फिर भी मुनासिब हो जाता है मौसम। तो मानसून की जो आप पूछ रहे थे वो फिलहाल कोई सिंध पूरे में और बलूचिस्तान के भी बेशतर एरियाज में और बल्कि साउथ पंजाब तक मानसून करंट से इन इलाकों पर नहीं है पिछले काफ़ी दिनों से। यानी जब से अगस्त शुरू है, जुलाई तक तो अच्छी बारिशें थी, लेकिन अगस्त में सारी मानसून की करंट्स की जो फोकस है वो हमारा शुमाल मशरकी जो इलाका है पाकिस्तान का, ऊपर लाहौर से ऊपर का इलाका, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, फिर इस्लामाबाद, फिर केपी के बेशतर इलाके, फिर कश्मीर और जीबी, तो ज़्यादा फोकस उधर ही है। और वैसे उधर भी इसका मतलब जुलाई के मुकाबले में बारिशों की शिद्दत कम है, और लेकिन ये कि जितनी कुछ हो रही हैं वो उसी इलाके में हो रही हैं और इधर साउथ में कोई ऐसा ख़ास इम्कान नहीं है अगले चंद दिनों तक भी। अच्छा, ये बूंदाबांदी और ये मौसम जैसे कि कराची का मैंने कहा पिछले कुछ दिन से अबर आलूद है, कब तक सिलसिला ऐसे ही रहेगा? ये तो रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। उम्मीद है कि अगस्त के आखिर तक कमोबेश इसी तरह से मौसम रहेगा कि अगले 2 दिन फिर निस्बतन तेज़ हवाएं भी हैं उसके साथ, और ऑन एंड ऑफ इसी तरह रहेगा। अच्छा, इस्लामाबाद में कल रात से बड़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो उधर क्या सिचुएशन, कब तक बारिशें रहेंगी? उधर ये जो स्पेल चल रहा है, देखिए कल परसों रात और फिर कल दिन में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और आज भी है स्कैटर्ड सी बारिश, कहीं कहीं पर थोड़े हेवी फॉल्स हैं। तो ये जो स्पेल चल रहा है वही जैसे मैंने आपको बताया कि लाहौर से ऊपर का जितना इलाका है उसमें इस्लामाबाद और गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल और फिर ऊपर खित्ता पोटफार। सरदार साहब, कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नजर नहीं आ रही ना बारिशों को लेके? नहीं, कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। मॉडरेट सा स्पेल है, किसी जगह पे हैवी स्पेल है, अगले 3 दिन तक एटलीस्ट ये जारी रहेगा गैप्स के वक्फे के साथ। तो उसके बाद फिर वहाँ भी शिद्दत उसकी में कमी आ जाएगी। ठीक है जी सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया मुल्क की तमाम सूरत हाल से। और सारी साहिबा, कराची बात कर रहे थे कराची के मौसम की, तो कराची के हमारे नुमाइंदे नदीम खान, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे पता कर लेते हैं कि इस वक्त मौसम कैसा है, क्योंकि काफ़ी देर से तो हम दोनों स्टूडियो में ही मौजूद हैं। चले जी नदीम, बताइएगा। मुझे भी फ़हीम ने बताया कि कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, क्या बता रहा है मौसम का अहवाल दीजिए। गुज़िश्ता कई रोज़ से कराची में सुरमई बादलों का राज बरकरार है और ठंडी हवाएं कराची के मौसम को मज़ीद खुशगवार बना रही हैं। महकमा मौसमियात हुकाम का कहना है कि आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। जबकि हवा में नमी का तनासुब 76% तक बताया जा रहा है, जबकि 29 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं और ये मज़ीद मौसम को खुशगवार बना रही हैं, चूँकि ठंडी हवाओं के बायस से कराची के मौसम में खासी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट की हमें।
और देख लीजिए सहरी साहिबा, मैं आपको बता रहा था कि सुरमई बादलों का जो है वो राज इस वक्त चल रहा है कराची शहर में। और अब नाजरीन हम बात करेंगे हमारे जवानों की। जवान हमारा फ़ख्र और हमारे शोहदा हमारी शान है। पाक फौज के इन्हीं जवानों की बदौलत सरजमीन पाक व वतन कायम दायम है और रहती दुनिया तक कायम रहेगी। ऐसे ही एक बहादुर सपूत नवीद कासिम भी हैं, जिन्होंने 16 अक्टूबर 2008 को सवात में ऑपरेशन राय हक के दौरान दहशतगर्दों से लड़ते हुए गोली खाई और अपनी आंख गंवा दी, मगर दहशतगर्दों से लड़ते रहे। इस वक्त गाज़ी पाकिस्तान नवीद कासिम हमारे नुमाइंदे काशान सिद्दीकी के साथ मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे बात करते हैं। लेकिन पूरी कौम ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है अफवाज पाकिस्तान जो है हर मुआज पर दुश्मनों का डट के मुकाबला करती है। अपनी मादर वतन जो है उसका दिफा करने में सबसे आगे अफवाज पाकिस्तान होती है। 2008 में पाकिस्तान के हालात जो है काफ़ी ख़राब थे। अगर हम वज़ीरिस्तान की सवात की बात करें तो दुश्मनों ने पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया हुआ था। तो ऐसे में अफवाज पाकिस्तान ने एक जंग का ऐलान करा। उस जंग का नाम राय हक था। उस जंग के अंदर बहुत से हमारे फौजी जवान जो हैं जिन्होंने अपना नजराना शहादत जो है वो पेश करा इस कौम की खातिर, इस मिट्टी के खातिर। उसी जंग के एक गाजी मेरे हमरा मौजूद हैं। हम इनको अपने देखने वाले नाजरीन जो हैं उनसे भी मिलवाएंगे। नवीद कासिम मेरे साथ मौजूद हैं, उस जंग में मौजूद थे, उनसे बात करेंगे। नवीद भाई बताइएगा, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बॉल न्यूज़ को टाइम देने के लिए। ये बताइएगा उस जंग के क्या मनाजिर थे, कैसे आपने वतन का दिफा करा, कैसे आपने दुश्मनों को डट के मुकाबला करा, ये ज़रा नाजरीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं FF रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। 15 FF बेसिकली मेरी यूनिट है। 2007 में हम गए थे ऑपरेशन राय हक के लिए और मैं 2007 के एंड में गए थे, 2008 लग ही गया था। वहाँ पर जब हम चले गए तो वहाँ पर एक घुमसान की लड़ाई थी। वो एक ऐसी लड़ाई थी कि जिसके अंदर पहचान नहीं कर सकते थे कि कौन अपना कौन पराया है। वहाँ पर इतने हालात ख़राब थे कि जो वेपन उठाता था वो हमारे लिए दहशतगर्द होता था, जो वेपन नहीं उठाता था जबकि वो दहशतगर्द होता था, हम उसको पहचान नहीं सकते थे ये दहशतगर्द है। और इसी सूरत में बहुत ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान को नुकसान भी पहुँचा। तो ये 2008 का वाक़या है कि हम जब ऑपरेशन में पहुंच गए, जाके वहाँ पर कांजू किला था सवात में, जहाँ पर जाके हमने वहाँ पर स्टे किया। स्टे करने के बाद हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगे और फ़ौरन हमें ऑर्डर मिला कि यहाँ से मूव करना है। आगे सैयद शरीफ एयरपोर्ट था, सैयद शरीफ एयरपोर्ट पर पहुँचना है हमने। वहाँ पर जाकर उनके दाएं बाएं छोटे छोटे इलाके थे जिनका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो उस किले के करीब इलाके थे और तमाम तर दहशतगर्दी और तमाम तर जो हमले हो रहे थे वहीं से हो रहे थे। वहाँ पर पहुँचते हुए रात हो गई। रात के टाइम हम डिफेंस करते करते हमने अपने मोर्चे वगैरह संभाल लिए तो ताकि जो है ना हम महफूज हो जाएं। तो इसी सूरत में अभी हम इसी अपने डिफेंस में लगे हुए थे कि रात को अचानक हमला हुआ और हमला बड़ा ज़ोरदार हमला हुआ, जिसके अंदर हम डिफेंस में लगे थे। चारों तरफ पहाड़ियाँ थी और दूर से भी फायर आया, करीबी भी फायर आया। तो वहाँ पर मैं 3 मोर्चों पर सेक्शन कमांडर था। तो मुझे अचानक ऑर्डर मिला कि भाई आप यहाँ से छोड़ें, आप गेट पर चले जाएं। गेट का मोर्चा फ्रंट मोर्चा था जहाँ से रोड भी था, आना जाना भी था और मकसद वहाँ पर कोई इतनी ख़ास डिफेंस नहीं था, एक मोर्चा ही था। तो वहाँ पर जैसे ही रात के 11:45 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर पहुँचते ही तकरीबन 10 मिनट के बाद हमला हो गया हम पर। और हमला भी एक शदीद हमला हुआ जो कि छोटे वेपन्स के साथ भी हुआ और बड़े रॉकेट लॉन्चर वगैरह भी उन्होंने फायर किए। उस दौरान यानी कि दुश्मन को सामना करते हुए एक फायर मुझे बाजू पे लगा, राइट हैंड पे। उसके बाद जैसे ही मेरे हाथ से वेपन गिर गया तो फौरी उन्होंने रॉकेट लॉन्चर मारा। सामने एक दीवार थी, दीवार के अंदर जाके लगा, वहाँ से एक स्प्लिंटर उठा, मेरी आंख में चला गया और आंख मेरी शहीद हो गई। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने देखा नवीद कासिम मेरा हमरा मौजूद थे। राय हक जंग के अंदर इन्होंने जिस तरह जुर्रत और बहादुरी से दुश्मनों का सामना करा, इन्होंने तमाम चीज़ें जो अपने देखने वाले नाजरीन को बताई हैं, हमने तमाम चीज़ें हमारे हीरो हैं। और देखिए कि उनकी आंख शहीद हुई और उसके बावजूद उनका आप अज़्म देखें, उनका हौसला देखें, कितना जवान है कि बच्चों के साथ वो बिल्कुल खेल भी रहे हैं। अपनी पूरी उन्होंने दास्तान बयान की है, कहीं से ये महसूस नहीं हुआ कि कुछ महरूमी का शिकार हैं या परेशान हैं। तो बड़ा अच्छा लगा इनकी स्टोरी सुन के। हमारे गाजी भी हमारे हीरो हैं, तो हम सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल सलाम पेश करते हैं। साथ साथ एक शेर भी जो है वो अर्ज करते हैं जो कि हम गाजियों के लिए हमेशा पढ़ते हैं कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई।
तो ये खुदाई का जो ज़ौक़ है ये इन्हीं गाजियों के पास है सहरिश, और इन्हीं की वजह से हम आज बड़े ही सुकून के साथ अपने मुल्क में घूम फिर लेते हैं, क्योंकि ये देखें अपनी आंख गंवाने के बावजूद भी इन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। ये अज़म बिल्कुल आपने ठीक कहा। और फ़हीम अब क्यों ना यहीं से फिल्मी दुनिया का सफ़र हम शुरू करते हैं, जिसमें बॉलीवुड हमेशा जीतने की कोशिश करता है जंगे। अदाकारा आमिर खान की बात करेंगे, जो कहती हैं कि वो बहुत जल्द एक फ़िल्म लिख रही हैं। शादी से ज़्यादा अहम बात यह कि अपने करियर पर तवज्जो दूँ। अदाकारा आमिर खान ने मोइन ज़ुबैर जो कि हमारे नुमाइंदे हैं उनसे बातें की हैं, तो क्या बातें की हैं आइए सुनते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं लॉलीवुड की नामवर अदाकारा आमिर खान साहिबा। इनकी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी दम मस्तम। फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद इंतज़ार करते रहे जो सिल्वर स्क्रीन पसंद करने वाले लोग हैं कि आमिर खान अब दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर कब आ रही हैं। तो आज इससे मुतल्लिक और दीगर जो इनके फ्यूचर प्लान्स हैं उससे मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो आपसे ये जानते हैं, दम मस्तम का रिस्पांस तो बड़ा अच्छा मिल गया और उसके बाद कहाँ गायब होगी आमिर खान? बड़ी एनर्जेटिक एक एक्ट्रेस, हम उसको स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं। गायब तो नहीं हुई। एक्चुअली हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे फिल्में कम बनती हैं और टीवी ड्रामास ज़्यादा बनते हैं। तो उसके बाद मेरे 2 ड्रामाज आ गए, दरार और उसके बाद रमज़ान प्ले था, हीर द हीरो। तो स्क्रीन पे तो बल्कि बहुत ज़्यादा रही। लेकिन ये है कि मौला जट जैसे आई, उसने झंडे गाड़ दिए। आर फिल्म डिड रीजनेबली वेल। तो आई होप कि अब और ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए कुछ पॉलिसीज़ भी अभी रिसेंटली फ़िल्म की काफ़ी अनाउंस हुई हैं। तो आई होप प्रोड्यूसर्स का वो एक मोराल दोबारा बहाल हो और ज़्यादा फिल्में बनें। आमिर खान एज अ पब्लिक पर्सनैलिटी, पब्लिक फिगर, तो जो आप लोगों को पसंद करते हैं, जो देख रहे होते हैं, वो आपके लिए ये भी सवाल कर रहे होते हैं कि आमिर खान कब शादी करने जा रही हैं। अरे बुरा सवाल तो नहीं है ये। बुरा नहीं है? नहीं, अक्सर एक्ट्रेस बुरा मान जाती है। नहीं, क्यों बुरा मानती है? शादी तो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है जो आपको करनी होती है इवेंचुअली, बट व्हेनेवर इट्स द राइट टाइम। अभी आमिर खान ज़रा फिल्में और ड्रामे बनाने में मसरूफ़ है, तो या एब्सोल्युटली व्हेनेवर इट्स द राइट टाइम वो भी होनी है और इंशाल्लाह आपको वो न्यूज़ ज़रूर ब्रेक करेंगे। आइडियलाइज किया हुआ है कि इस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए? ये अच्छा, ये सवाल जो है ना ये बहुत अनोइंग है। ये अनोइंग है। अच्छा। ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता कि आप आइडलाइज तो आप कर लें शाहरुख खान, रणबीर कपूर, वो कौन सा आपको मिल जाना है। तो आई थिंक प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक आपने प्रोटोटाइप सेट किए होते हैं कि आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। ये बताएं नेक्स्ट फिल्म कब आ रही है आपकी? ड्रामा हम देख लिया, फिल्म में आपका डेब्यू भी देख लिया, फिल्म अब कब आ रही है? अच्छा, एक फिल्म है जो मैं लिख रही हूँ जो अपने सेकंड हाफ में है अभी, तो एज अ राइटर भी एक फिल्म आ रही है। ऑब्वियसली आई कांट विदाउट द प्रोड्यूसर्स परमिशन मैं उसकी डिटेल्स नहीं अभी बता सकती, और नहीं वो मैं किसी के लिए लिख रही हूँ जो खुद जिसमें एक्ट कर रही हूँ सिर्फ। आई थिंक वी शुड बी स्टार्टिंग दैट इन दिसंबर इंशाल्लाह। और रिलीज का भी फिर अगले साल ही होगा? क्योंकि मैं उसकी प्रोड्यूसर नहीं हूँ तो ये तो प्रोड्यूसर के हाथ में है। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस आपके लिए अमर। बहुत शुक्रिया। मैं आपके हवाले से ख़ास तौर पे एक बात कहना चाहूँगी, मैं अक्सर आपकी यूट्यूब पे आपका कंटेंट, आपकी वीडियोस देखती हूँ। बड़े कम ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इतना सीरियसली एक्टर्स के मिजाज को, उनकी जर्नी को स्टडी करके इतने वेल फॉर्मुलेटेड सवाल पूछते हैं। तो हम अपनी तारीफ़ें तो करवाते ही हैं, लेकिन आज मैं आज़ाद होकर आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूँगी दैट यू डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। मेरी आंखें नम नहीं, मेरी आंखें झुक गई अदब में। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आमिर खान हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने अपने कैरियर के हवाले से बात की और सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ जो आज के इस इंटरव्यू में उन्होंने बताई कि बहुत जल्द वो एक फ़िल्म लिख रही हैं और दिसंबर में इस फिल्म को मुकम्मल तौर पर लिख लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। और सहरिश बड़ी खूबसूरत बात की है अमर ने यहाँ पर कि शाहरुख और रणबीर को आप आइडलाइज कर लें, लेकिन किस्मत में तो खाला या मामू का बेटा बशीर या शफीक ही होता है, तो एट दी एंड आपने उसी शादी करनी है। बहुत अच्छी चलिए, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने मोइन को भी अप्रिशिएट किया। मोइन का खून बढ़ गया होगा 10 किलो, तो नहीं, नो डाउट मोइन बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर जनाब एक ब्रेक ले लेते हैं। ले लीजिए जी, कोई तो ब्रेक लेके फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक नाज़रीन। मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ मैं आपसे बाद में करवाऊंगी। बात कर लेते हैं उस बड़ी खबर की जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़े जोर शोर के साथ जो है वो गर्दिश में है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जश्न आज़ादी के मौके पर समाजी व अवामी खिदमात, तालीम, साइंस, फन, अदब, सकाफत, बहादुरी और सहाफ़त को बहुत ज़्यादा जो है वो सराहा है और अपने इस टेन्योर के अंदर जो है वो 696 मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को पाकिस्तान सिविल अवार्ड देने की मंजूरी दी है। बिल्कुल, ये अवार्ड 23 मार्च को दिए जाएंगे और पाकिस्तान के मारूफ मुसन्निफ और शायर, तारीखदान और जदीद उर्दू के बानी अकील अब्बास जाफरी साहब को भी उनकी खिदमात के एतराफ़ में ये अवार्ड मिलने जा रहा है और इस वक्त वो हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील अब्बास साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने याद किया। जी अकील साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको भी नामजद किया गया अवार्ड के लिए, सिविल अवार्ड के लिए। जी बस ये अल्लाह का करम है और मेहरबानी अल्लाह की तरफ से और ज़ाहिर है खुशी महसूस हो रही है तमाम घर वालों को भी, मुझे भी, मेरे अहबाब को और जितने भी मेरे काम के को जानने वाले लोग हैं उनकी तरफ से। रात भर मैसेजेस आते रहे, कल शाम को से लेके अब तक ये सिलसिला जारी है। अकील साहब, इस वक्त जो इन अवार्ड्स का मेयार हो गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है आपने देखा होगा कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो गए हैं कुछ शख्सियात की वजह से। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी कुछ नाम ऐसे सामने आए हैं, लेकिन आप जैसी शख्सियात के लिए ही ये तमगा इम्तियाज़ जो है वो बना है। आपकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली जो आपकी किताब क्रॉनिकल्स ऑफ पाकिस्तान है जिसने पाकिस्तान की पूरी अक्कासी की है 47 से लेकर 48 तक की, जो कि पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट सेलर भी जो है वो रही है पाकिस्तान की, और उसकी खिदमात भी अलग। इसके बाद आपने उर्दू के बानी भी जो हैं वो जदीद दौर में अकील साहब आप रहे, आपने हमारे शीन काफ दुरुस्त करने में हमारी बड़ी मदद की है। तो मैं तो पूरी कौम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी ही कैपेसिटी के अंदर कि आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया और हमारी जुबान को भी जो है वो आपने दुरुस्त किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो जो आप मेरी किताब का जिक्र कर रहे हैं कि शीन काफ दुरुस्त हुआ, जी जी, तो वो सही तलफ़ुज़ दुरुस्त इमला के नाम से मैंने एक छोटी सी किताब लिखी थी और वो चैनल्स के लिए ही लिखी गई थी कि जो टिकर डेस्क पे काम करते हैं या जो न्यूज़ एंकर्स वगैरह हैं उनकी रहनुमाई हो सके और वो सही तलफ़ुज़ और सही इमले के साथ काम करें। तो इसकी तो बड़ी पजीराई हुई और इसकी तो पैमरा ने भी बड़ी पजीराई की। मुझे पैमरा ने बाकायदा इसके लिए अप्रिसिएशन लेटर भेजा कि आपने बहुत अहम ज़रूरत को समझा और उस पर काम किया। सही। अकील साहब, आप माशाल्लाह से लिविंग लेजेंड है हमारे लिए। अब जो हालात हैं उर्दू के और जिस तरह की किताबें लिखी जा रही हैं, जो बच्चों का सिलेबस है, क्या आप देख रहे हैं आप उर्दू की हालत वो है जो हमारे बड़े बूढ़ों ने छोड़ी और जिस पे आप भी काम करते रहे? जी बहुत ख़राब मामलात हैं, बहुत ख़राब हालात हैं। असल में अब यही सही तलफ़ुज़ दुरुस्त इमला जो है ये 2017 में आई थी किताब, ये 18 में शायद आई थी, 18 के अवाइल में, और अब ये देखिए 6 साल होने वाले हैं और ये किताब अभी तक जो छपी थी वो पूरा एडिशन नहीं बिका है। हालांकि खुद पैमरा ने इसको खासी बड़ी तादाद में छाप खरीद कर। नहीं सर, ये बिल्कुल अकील साहब आप दुरुस्त बता रहे हैं। वजह क्या है अकील साहब इस पर कि क्यों उस तरह से पढ़ना नहीं चाहते और अगर दोनों सूरतें हैं कि पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा अकील साहब, आपको माफी, कथा कलामी की माफी चाहूंगा, लोग पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ नहीं पाते, क्योंकि ये दो फर्क हैं। अगर मैं बात करूं, आपने जिन लोगों के लिए लिखी, हमारे लिए लिखी आपने, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी स्क्रीन के लिए स्क्रीन का लफ्ज यूज कर रहे हैं और वक्त के लिए वक़्त का लफ्ज यूज करते हैं। तो हमारे तलफ़ुज़ में अभी खामियां तो मौजूद हैं, क्या हम उसे सुधारना ही नहीं चाह रहे? देखिए, उसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो लोग अच्छी उर्दू बोलते हैं आप उन्हें सुने, जैसे ज़िया मोइनुद्दीन साहब हमारे लीजेंड थे, आप उनकी रिकॉर्डिंग सुने और आप क्या नाम है ज़ियादा बुखारी के मर्सिये सुने, आपको पता चलेगा। ये इफ्तिखार आरिफ साहब को कभी बात करते सुने, आलिया इमाम साहिबा को सुने, तो आपको पता चलेगा कि सही तलफ़ुज़ क्या होता है। तो एक तो ये यानी ये तो आपका हुआ है कि जिसमें आपको दिलचस्पी भी रहेगी, यानी और पढ़ना नहीं चाहते से मुराद ये है कि वक्त नहीं है लोगों के पास, सोशल मीडिया पे ज्यादा वक्त गुजारते हैं और उनमें खुद मैं भी शामिल हूँ। ये नहीं है कि मैं कोई उससे हटकर या इस दुनिया में नहीं रहता। अब पढ़ने का वो वक्त नहीं मिलता मुझे भी कि जो अब से 10 साल पहले या 20 साल पहले मुझे मिला करता था। तो वो हम लोग अपना ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया पे गुजारने लगे और इससे ऊपर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो आ रही है चीजें, इससे मजीद खराबियां पैदा होंगी। तो लोगों को चाहिए कि या अपने बच्चों को भी चाहिए कि जब वो स्कूल से घर आए
तो उनको गैर निसाबी किताबें ला के दें ताकि वो बच्चे उसकी तरफ शुरू से ही पढ़ने की तरफ माइल हों। अब मैंने अपने सारे बच्चों को जो है वो गैर निसाबी किताबें ला के देता था, और उस ज़माने में यानी अब से 20-25 साल पहले वो मेरे बच्चे इब्न इंशा वगैरह को, सूफी तबस्सुम को, इन सब लोगों को पढ़ा करते थे। तो इन लोगों से बहुत अच्छी हुई उनकी, यानी अंग्रेजी तो यकीनन उनके पहले ही स्कूल में बेहतर हो चुकी थी, लेकिन उर्दू भी उनकी बहुत अच्छी हो गई। सही। और दूसरा अकील साहब, जो ये ड्रामे हैं आजकल के हमारे ड्रामे, उनमें भी जो जुबान इस्तेमाल की जाती है वो सही उर्दू नहीं है। पहले वक्तों में हम देखते थे कि पीटीवी से ड्रामे नशर किए जाते थे, उनमें बाकायदा मुहावरों का इस्तेमाल, उर्दू का सही तलफ़ुज़ हमें सुनने को मिलता था, यानी कि फोकस था उन स्टार्स का भी उस पर। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, और खासतौर से हम अपने एक हमसाया मुल्क से जो है ना बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं, और उनके यहाँ जो उर्दू बोली जाती है ड्रामों में, हो सकता है उनके अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से वो दुरुस्त हो, लेकिन हमारे यहाँ वो अजनबी उर्दू है। मसलन जैसे ये कोलेटर का लफ्ज आया है अभी पिछले 8-10 साल से, और इस तरह के बेशुमार लफ्ज है, मैं आपसे सहमत हूँ, ये लफ्ज आया। और हिंदी के बिला वजह अल्फाज हमारे, अब मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मैं क्या मसला है, कौन नहीं समझता मुत्तफिक का मसला। ये बेसिकली हिंदी ही है जिसको उर्दू कह के पेश किया जाता है ड्रामों में, जो कि हिंदुस्तान में जो ड्रामे बनते हैं उसमें। या मैं इस बात के ताल्लुक से ये बात कह रहा हूँ, या इस बात के सिलसिले में ये बात कर रहा हूँ, तो इसको इस बात के हवाले से ये बात कर रहा हूँ, इस बात को लेकर मैं ये बात कर रहा हूँ, तो ये खामखा हम लोग मुतासिर हैं अपने पड़ोसी मुल्क से, और उनकी जो उर्दू है वो अपने मुल्क में राज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पहले ये जो उर्दू है ये हमारे यहाँ स्लैंग कहलाती थी, और अब वो स्लैंग जो है वो हमारे ड्रामों का और हमारी आम गुफ्तगू का हिस्सा बन गया है। सही बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि साहब कि आप जैसे लोग आज भी मौजूद हैं और आपकी खिदमत को भी सराहा जा रहा है। और एक शेर मैं अर्ज करना चाहूँगा आपकी खिदमत में, थोड़ा सा जो है वो ऊपर नीचे हो जाए तो उसे मुनासिब कर लीजिएगा, कि तलफ़्फ़ुज़ से फ़िज़ाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अकील जाफरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने हमसे वो दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि 23 मार्च को आपको ये अवार्ड मिलने जा रहा है जिसके आप सही हकदार हैं। अब जनाब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात हो जाए हेल्थ एंड फिटनेस की। तो प्लास्टिक सर्जरी हालिया बरसों में तेज़ी से मकबूल हुई है, जो अफराद को अपनी ज़ाहरी शक्ल को बेहतर बनाने और मुबैना तौर पर खुद एतमादी को बढ़ाने का मौका फराहम करती है। अगरचा जिस्मानी तब्दीलियाँ काबिल ज़िक्र हो सकती हैं, लेकिन ज़हनी सेहत पर प्लास्टिक सर्जरी के जो मनफी असरात हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, तुम्हारी नाक फैली हुई है इसको कटवा लो, तुम्हारी नाक की टिप नहीं है या टिप बहुत ज्यादा है इसको कटवा लो, मतलब इस तरह के इतने इश्यूज हैं। तुम्हारे होंठ जो है ऊपर वाला नजर ही नहीं आता, इसको पंप करवा लो, थोड़ा पाउट बनवा लो। तो ये सब चीजें जब आप करवाते हैं तो बाजुकात ये ठीक होने के बजाय मजीद बिगड़ जाती हैं, तो इसके पर असरात होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर तारिक शाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब डॉक्टर साहब, जितनी बातें मैंने की आप उससे इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़्यादातर जो है ना, जैसे ये जो वेस्ट से ये सिस्टम शुरू हुआ है और फिर चलते चलते एशिया को जो है ना लपेट में ले लिए, ख़तरनाक चीज़ है। बेसिकली होना तो ये चाहिए, जब प्लास्टिक सर्जरी की तरफ हम तब जाते हैं, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट ड्रामा या कोई बर्न केस हो गया तो ऑलरेडी वो डैमेज हो के आया है हमारे पास, तो उसके बाद अगर वो प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट बन रही है मेडिकली एथिकली। लेकिन जो लोग कहते हैं कि जी हमें तो हमारा नाक ऐसा है, हमें बोटॉक्स करना है, फिलिंग करना है, ज़ाहिर सी बात है आप अपनी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो डीएनए को जाके हिट कर रही है, आपने फिलिंग करा ली, कुछ केमिकल इंजेक्ट करवा लिए, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ज़ाहिर सी बात है ब्लड के अंदर जाके ब्रेन तक इफ़ेक्ट करते हैं। और जो माइनर जो आप छोटी सी एंजाइटी जो चीज़ें लोगों को फेस कर रहे होते हैं वो तो आपका थोड़ा रूटीन का मेयार होता है कि यार फ़लाँ ने मुझे ये बोल दिया, मेरे नाक का मसला हो गया मेरे। लेकिन डॉक्टर साहब खूबसूरत दिखना तो हर शख्स का जो है वो हक है, इसके अंदर मैं ख़वातीन या मर्दों की तरफ नहीं जाऊंगा, हर शख्स चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, और अगर खूबसूरत दिखने के लिए कोई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ये काम किया जा सकता है, उस पर भी आप हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, आप ही बता सकते हैं बेहतर कि ये किया जा सकता है नहीं। जहाँ तक साइड इफेक्ट्स की बात है वो तो पैनाडोल का भी है जी, किडनी ख़राब कर देती है। देखें जी, पैनाडोल अगर किडनी ख़राब करती है या लीवर ख़राब करती है तो उसको एक टाइम चाहिए होता है, सालों लग जाते हैं। लेकिन आप जो है ना विद इन वीक एंड विद इन मंथ जो है ना आप उस चीज़ के अंदर जो है ना इफेक्टेड हो जाते हैं, जो कि हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं।
क्योंकि जो मेन हमारा ऑर्गन है बॉडी का वो स्किन है। पहले तो ये चेंज होता है, फिर उसके बाद अगर कोई कॉटलेज एरिया जैसे बोन्स वगैरह हैं आपने उनको डैमेज, तो जो भी बैरियर्स होते हैं फ्लूइड के मेंटेनेंस के ना, वो फ्लूइड के बैरियर सारे टूट जाते हैं। ये बोटॉक्स, फिलर्स, ये सारी चीजें प्लास्टिक सर्जरी में ही फॉल कर रही हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी में, ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आते हैं। अब ये क्या फर्क क्या है एस्थेटिक्स कॉस्मेटिक्स, इसमें क्या फ़र्क क्या है? देखिए जी, जो एस्थेटिक होता है, एस्थेटिक का मतलब ये है कि बाहर से जो आर्टिफिशियल कोई भी हमने स्मॉल बेसिस पे हमने कोई भी काम करा लिया, जैसे फिलिंग वगैरह करा ली, पीआरपी करा लिया, हाइड्रा ले लिया, ये बेसिकली एस्थेटिक में आता है। ठीक है, ये डीएनए में नहीं मिल रहा है, ये इतना हार्मफुल नहीं है। साइड इफेक्ट तो हर चीज़ के होते हैं, लेकिन जो हम प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बॉडी का कोई शेप ही पूरा चेंज कर दिया, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि मुझे चिन को सही करना है, मुझे नाक को सही करना है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आगे के लिए जो है ना फ्यूचर के लिए फिर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू। अच्छा, कॉस्मेटिक सर्जरी का मेन जो है मेन पार्ट जो है कि अगर आप कोई सर्जिकल वे में जाते हैं जिसमें काटा पीटी भी जिसको जो हम एग्जैक्टली बिल्कुल, तो ये चीज़ जो है ये आगे जाके आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। सबसे पहले तो ये है कि आपको ज़रूरत नहीं थी और जाके ना आप एनेस्थीसिया लेके टेबल पे लेट गए, और फिर उसके साइड इफेक्ट। एनेस्थीसिया का अच्छा आपने जिक्र किया, माफ़ी चाहूँगा कता कलामी की, इसका भी ज़रा बताइएगा कि ये कितना ख़तरनाक है कि अगर आप ट्रेंड किसी बड़े अच्छे हॉस्पिटल की बजाय किसी अगर लोकल क्लिनिक से करा लें तो ये इससे रिकवरी भी जो है वो मैंने सुना है कि कोमा में भी जा सकता है बंदा। जी बिल्कुल, देखें जी, अगर एक्सपर्ट कंसल्टेंट कोई नहीं है, जो इसकी स्पेशलिटी जिस बंदे के पास नहीं है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर अलग से होता है, अलग से होते हैं, वो उसमें डिप्लोमा होल्डर भी होते हैं, डिग्री होल्डर भी होते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो होने चाहिए। वो बड़े सेटअप के अंदर आप पहले कंफर्म कर लें कि आपका डॉक्टर कौन है। एग्जैक्टली। सेकंड ये है कि आप देखें, क्योंकि एनेस्थीसिया की जो मशीनें हैं वैसे तो अभी काफ़ी लेटेस्ट आ गई हैं, लेकिन इतनी होनी चाहिए कि पहले एक जो ड्रग्स यूज़ होती थी वो हेलोथीन के नाम से यूज़ होती थी, उसके साइड इफ़ेक्ट इतने होते थे, लीवर, स्टमक, अल्सर, ये सारी चीज़ों को डैमेज करता था, और उसका प्रोलॉन्ग सेडेशन थी। वो बंदा उठते उठते उसको टाइम लग जाता था, और बाद ऐसा भी होता था कि ऑपरेशन थिएटर से ही नहीं उठ पाता था बेचारा, वो वेंटिलेटर पे फिर पेशेंट चले जाते थे। अच्छा, पेशेंट टू पेशेंट भी तो वेरी करता है ना, कुछ पेशेंट्स 2 घंटे में उठ के आ जाते हैं, कुछ को उसी डोज के साथ 5 घंटे लग जाते हैं उठ के आने में। देखिए, मेडिकल फिटनेस तो हर डॉक्टर पहले लेता है, कोई भी पेशेंट एनेस्थीसिया में जा रहा है, सर्जरी में जा रहा है, वो सारी चीज़ें होती है, लेकिन बात ये होती है कि इफेक्ट बाज़ वक़्त आपको पता नहीं है कि एक जो मशीनरी एरर आ जाता है, जिसको हम ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं, मशीनरी एरर, कि उसने तो डोज अपनी जस्ट सेट सही की है, लेकिन मे भी हो सकता है उसने अगर सेंस ज़्यादा कर लिया और पेशेंट को डोज चली गई, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट की सेडेशन बढ़ जाती है। अब चूंकि ज़ाहिर सी बात है आप प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, आपको वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप जो है ना आपने आपको 99-100% आपने अपने आप को ख़तरे में डाला और आप चले गए एनेस्थीसिया की तरफ, और खुदा ना खास्ता उस वक्त सडनली कोई भी कार्डिक अरेस्ट, आप ये तो कंसल्टेंट को नहीं पता उस वक्त, आपका कार्डिक तो ठीक था, लेकिन 1 सेकंड में आपको कार्डिक अरेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा वापस अपने टॉपिक की तरफ हम आते हैं। ये जो भी हम एस्थेटिक्स की और कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, मैंने देखा है कि ये एक ऐसी दलदल है कि जिसमें इंसान धंसता चला जाता है। आपने एक फिलर लगवाया, फिर आपको फील हुआ कि नहीं मुझे यहाँ भी लगना चाहिए, यहाँ लगवाया, आप उसके बाद आपका चेहरा ऐसा प्लास्टिक का हो जाएगा कि आप स्माइल भी नहीं कर सकते। आपको स्माइल करते हुए प्रॉब्लम होगी। असल में ये होता है कि जितने भी आपने स्किन के जो बैरियर्स हैं उनको के आपने अपनी एक बाउंड्री बनाई, और वो बनाई, ज़ाहिर सी बात है आपने उसमें कॉस्मेटिक बेस पे आप ले आए, फिर उसके बाद जो टाइम गुजरता जाएगा उसके प्रॉब्लम आपकी बॉडी पे आना शुरू हो जाएंगे। सबसे मेन जो ख़तरनाक जो डैमेज जो हमें करती है वो है स्किन कैंसर कॉज होता है। इतनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि ज़ाहिर सी बात है आप अभी तो टाइम नहीं पता चलेगा, आपने सारे काम करवा लिए कॉस्मेटिक के या एस्थेटिक या प्लस है, बाद में आपको 5-8 साल के बाद आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो चीज़ें जब ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो लेट शुरू होते हैं। फिर जब ब्लड में कोई चीज़ चले जाए, फिर आपकी किडनी, आपकी आइज़, आपकी जो है ना। डॉक्टर्स कितने जिम्मेदार हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि वो डॉक्टर्स जो कि ये जानते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, फिर भी वो अपने इस तरह पेशेंट्स को उनके कहने पर एंटरटेन कर रहे हैं। अच्छा, माजरत के साथ देखें, एक चीज़ है, डॉक्टर और एस्थेटिक टेक्नीशियन में फ़र्क है। मोस्टली 90% जितने हैं ना वो एस्थेटिक टेक्नीशियंस बैठे हैं, वो उन्हें डॉक्टर नहीं कहते, वो टेक्नीशियंस कह रहे हैं आप उन्हें। वो डॉक्टर्स नहीं है, टेक्नीशियन। देखें, आप जहाँ देखेंगे आपके पास बोर्ड तो एक डॉक्टर का लगा होगा, जी बिल्कुल, लेकिन उसके बिहाफ पे जो काम कर रहा होगा वो एक टेक्नीशियन कर रहा होगा। उसने एक सेटअप लिया होगा, उस सेटअप के अंदर वो अपना फंक्शन कर रहा है,
तो बेहतर है कि आप जिधर तस्वीर आप देखें डॉक्टर की, तो आप गूगल भी कर लें कि यार अगर कोई एक नाम है, अच्छे नाम है कंसल्टेंट, उनके पास के लिए जो आप जाते हैं, डॉक्टर आपसे मिलती हैं, फिर उसके बाद टेक्नीशियन के हवाले करके वो आपसे चले जाती हैं, फिर 2 महीने तक वही तो आप कोशिश करें। इसके अंदर ज़्यादा बेहतर मशवरा ये है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो उसको बोलें कि मैंने आपसे बात की है, आप मेरा ट्रीटमेंट करें, मुझे किसी टेक्नीशियन के पास या आपके असिस्टेंट के पास नहीं जाना। इससे ज़्यादा अच्छा मशवरा देता हूँ सारी साहिबा आपको कि आप ये टेढ़ी नाक सीधी कराना ही छोड़ दें। सीधी बात है, अगर आप हॉलीवुड में देखें ओवी विल्सन को, ठीक आ रही है तो ओवी विल्सन जो है उनकी नाक टेढ़ी है और वो सुपरस्टार है। और अगर आप आंख के बारे में आप देखना चाहें तो वाइटकर, फॉरेस्ट वाइटकर जो है, जो स्कॉटिश किंग में जो मेन कैरेक्टर थे, वो एकेडमी अवार्ड भी ले चुके हैं और उनकी एक आंख नकली है जो कि बज़ाहिर नजर आ रही है। तो इस चीज को अपनी ताकत बनाएं और कोशिश करें। कहां से आए लोगों में हाँ, ये कॉन्फिडेंस हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट देंगे, हमारे डॉक्टर्स देंगे, वो बताएंगे कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप ये आर्टिफिशियल चीज़ों से खूबसूरत नहीं होंगे, खुदा की बनाई हुई तख्लीक है, इसके अंदर क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल जी, इस तरह ही है। आप को जो है ना, मेन चीज़ ये है कि हमारे जो देखा देखी पे जब हम लोग जा चुके हैं ना, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ख़त्म हो गया, फलाने ये कह दिया, फलाने ये नहीं, सबको शाहरुख खान और कैटरीना बनना है, सीधी बात ये। तो हमें जो है ना अपना ब्रेन यूज़ करना चाहिए और अपनी, अगर हमारी हेल्थ फिटनेस अच्छी है, हमारा वॉक अच्छा है, हमारी एक्सरसाइज अच्छी है, हमारी जिमिंग अच्छी है, तो ऑलरेडी अल्लाह ने आपको जो है ना जो बॉडी दी है वो उसमें ज़्यादा निखार आ जाता है। तो कोशिश करें कि जितनी भी पब्लिक है वो इस तरफ जाए, बाहर निकलें। अच्छा, हम सन ब्लॉक लगा लेते हैं, सन ब्लॉक का सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो आपको इन्फेक्शन तो आपको होगा, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, पोर्स ब्लॉक हो गए, आपने अपनी बॉडी से अल्ट्रावाइट जो आपको कुछ चीज़ें मिल रही थी सन से, वो तो आपने रोक दी। अच्छा, वो चलो आप सन ब्लॉक जैसे सन लाइट लेते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए आपका कलर डल होगा, लेकिन उसके बाद आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आपने देखा है कि पिछली जितनी भी कौमें आ चुकी हैं, ये लोग जो बड़े बूढ़े थे वो बेसिकली लेते थे, और गौरों ने रिसर्च की इस पर कि यार सन का क्या बेनिफिट है। तो वो ऐसी ऐसी कंट्रीज, ऐसे सेटअप में गए कि जहाँ पे लोग जो है ना इतने फ्रेश और स्मार्ट कैसे हैं, तो पता चला कि ये उनका तो फंक्शन ही है, शाम सुबह के टाइम पे वो अपना सन बात लेते हैं अपना, जैसे हम तो बस बॉडी बात ले लिया, वाटर तो बात। हमारा ये भी तो प्रॉब्लम है ना, हमारी इनसिक्योरिटी कि हम काले लगेंगे, हमें हर वक्त गोरे लगना है, हम गोरे होने के इंजेक्शंस लगवाएंगे। वैसे बाय द वे ये इंजेक्शंस के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसकी भी इसका इतनी रोल होगा? देखें जी, डिपेंड करता है कि बहुत सारी कंपनी ग्लूटाथियोन इंजेक्शन बना रहे हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी, देखें एशियन के अंदर ना पिगमेंटेशन चेंजेस हैं, गोरों में वो पिगमेंटेशन नहीं है, हमारी ब्लड के अंदर जो है ना है वो चीज़। तो जैसे हमारा कलर थोड़ा डल हो जाता है, वो हमें अच्छा समझते हैं, हम उनको ब्यूटीफुल कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि यार नहीं ये अट्रैक्टिव है। इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा है। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो ब्लड के अंदर गई और हमारी नॉर्मली जैसे आरएनए और बाकी चीज़ों पे इफेक्ट करती हैं, तो वो तो नुकसानदेह केमिकल रिएक्शन है हर चीज़। लेकिन ये जो ग्लूटाथियोन है, जब तक आपका डीएनए चेंज नहीं होगा, आपका कलर चेंज नहीं होगा। तो डीएनए के अंदर जो ये ना इफेक्ट करती है, तो डीएनए ही चेंज कर देता है, जी, रीबिल्ड कर देता है, हाँ, उसको जो है ना मॉडिफाई करता है। जब तक वो मॉडिफाई नहीं होगा, आपका कलर चेंज नहीं होगा। सारी साहिबा, ये बड़ी नुकसान की बात है। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने अच्छे तरीके से जो है वो अपने पेटी भाइयों के बारे में बताया कि जी ये ठीक नहीं हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने से पहले यही कहेंगे कि आप जैसे हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक आपको नजर बद से बचाए। अगर खुद को देखना है तो अपनी माँ की नज़र से देखिए। एक वक्फे के बाद मिलते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानियों पर महंगाई ने ज़िंदगी तंग कर दी है। हुकूमती इदारा शुमारियात ब्यूरो अब खुद तस्दीक कर रहा है कि पिछले 1 साल में शदीद महंगाई हुई है, लेकिन ग्राउंड पर मौजूद कीमतें इस रिपोर्ट से भी कहीं ज्यादा हैं। इसी पर बात करने के लिए कौकब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कौकब साहब, बताइएगा कि हर चीज महंगी हो गई है बाजार के अंदर, कोई इस पर नजर रखने वाला है, कोई इसकी रोकथाम करने के लिए मौजूद है, कोई इदारा काम कर रहा है इस सिलसिले में, या सारे इंतजार कर रहे हैं कि बस कब तक जो है वो हम एक आखिरी लेवल तक पहुंच जाएं? पाकिस्तान के सार्फिन को जो इंतहाई सब्र के साथ ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, महंगाई को बर्दाश्त करते जा रहे हैं, महंगाई का इतना बोझ जो उनके ऊपर पड़ चुका है उसको इस सब्र के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि अब ये सब्र उनको कब तक के बर्दाश्त की इंतहा से ऊपर होता जा रहा है और ये कब तक बर्दाश्त करेंगे।
बहरहाल मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ऐसे तमाम सार्फिन को। मगर उसके साथ साथ जो हुकूमत अब गई है और उन्होंने जिस तरह सार्फिन पे IMF के साथ मिलकर जो ये बोझ डाला है, अपनी तमाम पुरतैश जिंदगी गुजारने के बाद सार्फिन पे बोझ डालते रहे, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा, कभी गैस की कीमत में इजाफा, कभी जो है वो बिजली की कीमत में इजाफा, ये 3 जो बड़े शोबे हैं, इनकी कीमतों में अगर इजाफा कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि सार्फिन पे यहाँ पे 1 रुपए का इजाफा होता है, वो जो सार्फिन के ऊपर जो ये मुनाफा को ताजर है वो हमें 10 रुपए नहीं 20 रुपए का बोझ डाल देते हैं। तो ये एक मुनाफाखोर ताजर जिनको कंट्रोल करने वाला, लगाम देने वाला जो है वो है कंट्रोलर जनरल प्राइजेस, जो हमारे कराची में जो है कमिश्नर कराची, जिनके पास ये एक ओहदा है कंट्रोलर जनरल प्राइजेस का। और उसके ऊपर मैं ये देखने में आया है कि कोई एक्शन नहीं होता। कभी कभी नुमाइशी तौर पर जो है वो 2-4 जगह चालान होता है, मगर न डिप्टी कमिश्नर साहिबान अपने ठंडे कमरों से बाहर निकलते हैं, ना असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जिनके पास लग्जरीज गाड़ी हैं, सारी पुरतैश जिंदगी की तमाम सहूलतें उनके पास हैं, पावर उनके पास है कि वो जो मुनाफा को ताजरों को लगाम दे सकें। मगर अफसोस की बात है कि ये इस तरफ तवज्जो देने से कासिर नजर आते हैं। अच्छा कौकब साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि सारी सूरत हाल में महंगाई तो बड़ी है, वो तो एक प्रेशर है भी, उसके साथ साथ जो हमने अशिया खुरनोश की किल्लत का सामना किया है कि जनाब एक तो महंगियों पर से मिल भी नहीं रही है, इसने कितना असरअंदाज किया है पाकिस्तानी अवाम को? देखिए, बात ये होती है कि किल्लत पैदा की जाती है, किल्लत को डिमांड एंड सप्लाई जो होती है वो कहते हैं कि जी डिमांड एंड सप्लाई का वो है। डिमांड का आप जो चीज़ें हैं अगर वो उसकी पूरी प्लानिंग की जाए, हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है सिर्फ ये नहीं है कि वो ये देखे कि जी रोडें कहाँ बन रही हैं या उसको वो क्या हो रहा है, और उसके बाद हमारा फूड सेफ्टी की जो मिनिस्ट्री है वो क्या करती है, उसके पास क्या प्लानिंग है, वो काश्तकारों को या लोगों को क्या बताते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं किस वक्त कौन सी फसल लगानी चाहिए, किस तरह बनानी चाहिए। तो ये शॉर्टेज जो है ये खुद की पैदा करता शॉर्टेज होती है। और जैसे आपने देखा कि टमाटर जब बहुत ज्यादा तादाद में जमींदारों ने लगा दिए तो उसकी एक मिसाल है कि वो उनको बिल्डोज करना पड़े, यानी 2 रुपए किलो में भी उठाने वाला कोई नहीं था। वो कहाँ कहीं कैचअप कंपनियां जो कि स्टार्च इस्तेमाल करती रही हैं, उनके ये हिस्ट्री मौजूद है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियों ने सार्फिन को जहर खिलाया। और अब मैं सिंध फूड अथॉरिटी के DG से भी मेरी मुलाकात हुई है और चीफ सेक्रेटरी, बल्कि चीफ सेक्रेटरी से कल मज़ार कायद पे मेरी मुलाकात हुई है। तो मैंने कहा जनाब आप हमें कुछ वक्त इनायत फरमा दें ताकि ये आपके डिपार्टमेंट के अंडर में जो ये लोग हैं, कमिश्नर कराची भी उनके उसमें आता है, तमाम सेक्रेटरी साहिबान भी उनके इसमें अंडर में आते हैं, तो उनके साथ एक मीटिंग की जाए और उनको इनकी तरफ बावर कराया जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कौकब साहब, मीटिंग्स तो बहुत सारी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ना ज़रूरी है, फिर क्वालिटी चेक के लिए बड़ा काम होना ज़रूरी है। देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ तो खैर कोई तवज्जो फिलहाल अभी उस तरह से नज़र नहीं आई। बहुत शुक्रिया आपका यार, इंशाल्लाह देखेंगे इस पे कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाए। मुझे एक कहानी याद आई अभी कौकब साहब के इस वाक़ये से जो पूरा उन्होंने सुनाया ना कि जी हमारी आवाम जो है वो इंतज़ार में है और वो कुछ कर नहीं रही है। तो काफ़ी अर्से पहले एक बादशाह हुआ करता था रियासत का, उसने कहा मेरी कौम जो है वो बेदार नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। अच्छा, बादशाह को भी ये ख्याल आ गया जबकि उन्हें आता नहीं है, फिर भी उन्होंने आया कि मेरी कौम बेदार नहीं हो रही है। उन्होंने वज़ीरों से कहा कि यार एक काम करो, तुम जो है वहाँ पर टैक्स बढ़ाओ। टैक्स बढ़ा दिया जी, कौम के ऊपर लग गए, कोई टेंशन नहीं है। महीना गुजर गया, अभी भी बेदार नहीं हुआ। उसने कहा टैक्स डबल कर दो, डबल कर दिया, उसके ऊपर भी कोई नहीं आया फरियादी। फिर जब 4 गुना टैक्स बढ़ा दिया तब जाकर के जो है दरबार के अंदर लगा मजमा, बादशाह खुश हुआ, उसने कहा मेरी कौम बेदार हो गई, मैं यही चाहता था। उसने कहा लाओ जी दीवाने खास के अंदर बात करते हैं, क्या बात है। तो जो आए थे फरियादी, जो कौम के नुमाइंदे आए, उन्होंने कहा हजरत आपने 1 रुपया टैक्स लगाया, हमने दिया, डबल किया हमने दिया, 4 गुना कर दिया हमने दिया। गुजारिश ये है कि जो टैक्स नहीं दे रहा उसे आप कोड़े मारते हैं। हाँ जी बिल्कुल मारते हैं। तो वो जो लोग हैं वहां पर 10 लोग हैं, आप उन्हें 20 कर दीजिए ताकि जल्दी जल्दी कोड़े मारे और हम जल्दी जाके अपना काम कर सकें। तो ये कौम जो है
उसकी कौम भी नहीं सुधरी थी। और इकबाल ने बड़ा ही खूब कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। चलें देखते हैं कि इस कौम की हालत कब बदलेगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया आगा बहिश्ती साहब ने। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से आप दोनों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा गिलगित बल्दिस्तान में आपका शो देखे जा रहे हैं और यकीन करें हर जगह हर होटल में बोल टीवी चलता है। माशाअल्लाह बोल टीवी, अल्लाह नजर से बचाए। आमीन आमीन। आगा साहब अब ये बताएगा कि ये पाकिस्तानियों के हालात कब बदलने वाले हैं? वैसे तो बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं, आगे इंशाल्लाह हम इलेक्शन की भी करीब जा रहे हैं, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आपके सितारे क्या बता रहे हैं? अच्छा, इलेक्शन तो ये है कि 6 महीने तक कम से कम आप भूल जाओ, क्योंकि वो सितारा इस वक्त हमने पूरा तरीके से आपके प्रोग्राम में जब ये हुकूमत चेंज नहीं हो रही थी तो मैंने आपसे अर्ज किया था, एक सितारा बैठा है 6 महीने तक। तो मुझे लगता है कि कम से कम 6 महीने तक ये सितारे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि ये निगरान सेटअप रहेगा। आगे जाकर कोई सितारे की तब्दीली आ रही थी मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल आपने फरवरी की तारीख दी थी। आगे चलता हुआ चलेगा। और साथ साथ जो महंगाई के हवाले से मैं ये भी बता दूं, फिलहाल महंगाई की कोई कमी मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अगले 3 महीने में मजीद पेट्रोल का बम हम सब पे गिरने वाला है और बुनियादी तौर पर काफी महंगाई, सियासी और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अपनी जगह पर अवामी सतह पर बिल्कुल कोई तब्दीली मेरी इल्म की रोशनी में नजर नहीं आ रहा है। अलबत्ते ये बात बहुत शानदार है, पाकिस्तान अपनी कामयाबियों के साथ, अपनी तरक्की के साथ दुश्मनों से मुकाबला करते हुए और पाकिस्तान के जो घर है, जाती घर है, वो बहुत मजबूत नजर आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुश्मनों के लिए पाकिस्तान एक पैगाम नजर आता है। तो अभी हमारी जो खजाना की कुंजी है वो कौन संभाल रहा है? हफीज शेख साहब के इम्कानात कितने हैं? अरे खाली कमरा है, कोई भी संभाल ले। बात तो बहुत जबरदस्त की, कोई भी संभाले, फिलहाल खजाना तो खाली है, खाली खजाना मिला है और लूट मार से। मगर मैं ये यकीन से कह सकता हूँ ये 16 महीने की हुकूमत से ये जो निगरान सेटअप है ना, इनके सितारों में इस वज़ीर आज़म काकड़ साहब के जायचे से देखते तो उनसे 1000 गुना बेहतर नजर आता। 1000 गुना मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये काकड़ साहब बड़े अच्छे फैसला करेंगे, वक्त के साथ साथ चीजें बहुत बेहतर होती हुई आवामी सतह पर जो शिकायत है वो मैं यकीन से कह सकता हूँ शहबाज शरीफ की हुकूमत से 400,000 गुना बेहतर काकड़। चले अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक हो, इंशाल्लाह। तवक्कुआत हमारी भी यही हैं और जो पेश गोई करने वाले हैं वो भी यही बता रहे हैं, सियासी पंडित भी यही कह रहे हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसी तरह सराहते रहे और हम आपसे बातें करते रहे। अच्छा मेरा ख्याल है कि इजाजत लेने का वक्त भी आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो हम भी रुक जाए आप, अब हम भी इजाजत लेते हैं। इख्तिताम को प्रोग्राम पहुंच चुका है, इंशाल्लाह कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।